नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ। जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम चल रहा है उसके 10, 11, 12 और 13 जनवरी के जीके के जितने भी प्रश्न आए हैं उनके आधार पर भारत और विश्व के भूगोल से जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपके सामने इस क्लास में आएंगे। तो चलिए, पहला ही हमारा प्रश्न है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं। तो ध्यान रखना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। उनमें से एक राज्य हमारा नहीं है, उड़ीसा। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, मिजोरम और आपका त्रिपुरा, इन राज्यों से गुजरती हैं। कितने राज्य हो गए? 4, 5 और 3, 8। ये 8 राज्यों को ध्यान में रखना। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखना, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 7वां सबसे बड़ा देश है। और एक प्रश्न पूछा था कि भारत से बड़े कितने देश हैं, तो भारत से बड़े कितने देश हो जाएंगे? भारत से बड़े आपके 6 देश भारत से बड़े हैं और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। रसिया विश्व का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद आता है कनाडा और उसके बाद तीसरे स्थान पर आता है चीन। तो विश्व के मानचित्र के आधार पर या विश्व के भूगोल का ये प्रश्न है कि भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत के अक्षांशीय विस्तार को लेकर प्रश्न आया है। तो ये है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 38 डिग्री 7 उत्तरी अक्षांश भारत का अक्षांशीय विस्तार है। एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ये भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। चलिए, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय जो पंचांग है वो सीधी सी बात है, ये तो राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रीय गीत है, तो ये कट जाएगा और बचेगा कौन सा? राष्ट्रीय शक। कौन सा बचेगा? राष्ट्रीय शक, जिसे हम शक संवत कहते हैं, शक संवत भी कहते हैं। इसकी स्थापना की थी 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? कुषाण शासक कनिष्क ने। कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में जो है शक संवत को शुरू किया। और भारत में राष्ट्रीय शाके या राष्ट्रीय शक संवत के नाम से जो राष्ट्रीय पंचांग भी है हमारा, वो इस शक संवत पर ही आधारित है। कुषाण शासक कनिष्क ने इसकी स्थापना की थी। ये चीज़ें ध्यान रखना। ये प्रश्न भी आ सकता है, कब शुरू हुआ ये भी आ सकता है, और क्या है ये भी आ सकता है। तो 3 तरह के प्रश्न यहाँ से अपने बनते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव? गंगा नदी की डॉल्फिन को हम कहते हैं गांगेय डॉल्फिन। क्या कहते हैं? गांगेय डॉल्फिन। गांगेय डॉल्फिन को कब घोषित किया गया? 2009 में किया गया। कब? 2009 में गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पक्षी हैं, मोर। क्या है? मोर। पशु, बाघ। और जो वृक्ष हैं, वृक्ष, बरगद, इनके और अलावा जो भी राष्ट्रीय चीज़ें, राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें जिन्हें राष्ट्रीयता का दर्जा दिया गया है, उनके नाम और उनके वैज्ञानिक नाम को तो अवश्य ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसी चीज़ें अक्सर तक पूछी जाती हैं। राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय जो है मिठाई क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, इन सभी के वैज्ञानिक नाम और इनके जो असली नाम है वो याद रख लेना। भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो देखिए, विश्व के ग्लोब में अक्षांश के आधार पर रेखाओं को मुख्यतः 3 रेखाएं गुजरती है। कौन सी? मुख्यतः कर्क, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती हैं। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, ये कौन सा है? एन पे पड़ता है भारत। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कर्क कहाँ है। कर्क रेखा आपकी पड़ती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो 8 से 37 के मध्य आ जाएगी कर्क रेखा, सीधी सी बात है। तो कर्क तो हो गई भारत में, तो बाकी वाली है कि नहीं? देखिए, मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ में। 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी है? मकर रेखा है। तो साउथ में तो हम है ही नहीं। हमारा तो पूरा जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 36 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक ही रहता है। तो हम दक्षिण में तो जा ही नहीं सकते। तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर मकर रेखा थी, अतः ये भारत के अंदर नहीं होगी। क्लियर? तो ये काट देते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है जिससे 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री जो रेखा है वो भी भारत में नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत तो 8 से स्टार्ट होता है, तो 0 तो भारत से नीचे रह जाएगी। तो भारत इसके अंदर भी नहीं आएगा, मकर में भी नहीं आएगा और कर्क में आएगा। कहाँ आएगा? कर्क में आ जाएगा। क्लियर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कर्क रेखा गुजरती हैं। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती हैं? तो मैंने राज्य बता दिए हैं, मध्य प्रदेश से गुजरती हैं। क्लियर? अगला है, निम्न स्थानों में से कौन सा दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? ये भारत के क्षेत्र है। ठीक है, ये किसके क्षेत्र है? ये आपके भारत के क्षेत्र हैं। ठीक है,
तो यह आपका है पुणे, पुणे आ जाएगा महाराष्ट्र, यहाँ पे आ जाएगा कलकत्ता, यहाँ ले आ जाएगा और यहाँ आ जाएगी कन्याकुमारी। अब बात आती है दक्षिण की, कौन सा स्थान अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है, किस महीने में, दिसंबर में। दिसंबर में देखिएगा, दिसंबर में आप भी जानते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है और वो 23 दिसंबर को कहाँ पहुँच जाता है, 23 दिसंबर को मकर के आसपास पहुंच जाता है। तो दिसंबर में सूर्य है दक्षिण के भाग में चला जाएगा, यानी कि भारत जो है ये भारत का तटीय प्रदेश है, इससे भी बहुत नीचे की ओर चला जाएगा ग्लोब के हिसाब से देखा जाए। तो सबसे ज़्यादा तापमान कौन प्राप्त करेगा, जो इसके ज़्यादा निकट है, ज़्यादा निकट कौन हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। तो अतः सीधी सी बात है, यही प्राप्त करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा के राज्य मैंने बता दी है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और जो आपके मिजोरम तो हो गया, इतने राज्यों से गुजरती हैं। अगला है, भारत में इंदिरा बिंदु की स्थिति है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है कौन सा, निकोबार द्वीप समूह में है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का नहीं, भारत का, पूरे भारत का समुद्रीय साथ मिला के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा बिंदु है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अरब सागरीय द्वीप समूह में आता है लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है, ये है भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, और ये है भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार। पूर्व पश्चिम है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, और उत्तर दक्षिण है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ये भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम होता है। तो ये केरल है, जहाँ सबसे बड़े दिन एवं सबसे छोटे दिन की अवधि का जो अंतर है वो सबसे कम होता है। चलिए, अगला है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप, जो अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अरब सागर में स्थित है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इन राज्यों में पूछा है। ये एसएससी कभी कभी ऐसे ही प्रश्न पूछती है जो मतलब किसी भी फैक्ट पर आधारित न होकर के प्रश्न में ही उसका उत्तर छिपा होता है। तो यहाँ पे आपको मैप के आधार पर, आपको मैप याद है तो उत्तर दे सकते हैं, नेता नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सभी राज्यों का क्षेत्रफल याद रखना एक सामान्य बात नहीं होती है। तो उत्तराखंड सबसे बड़ा है, मैप के हिसाब से हम भी बता रहे हैं, और उत्तराखंड भारत के बड़े राज्यों में भी शामिल है। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, तो यहाँ सभी में लगभग दिया है, तो आपको ध्यान रखना। देशांतरी विस्तार मैंने अभी बताया 68 डिग्री 7 से 9725। तो विस्तार कौन सा, ये और ये, इनके और इनके मध्य का जो अंतर कितना हो जाएगा, लगभग देखिए 68 से 78, 88 और 98, यानी कि 30 से थोड़ा कम है, लेकिन 30 हम मान सकते हैं कि लगभग 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लगभग 30 डिग्री हो जाएगा, अपना देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है, ऐसे भी प्रश्न कभी कभी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, तो इनको पूछने का कारण है कि जो बच्चे हैं अधिकतर गलती कर देते हैं। अब दिल्ली का क्षेत्रफल पूछ लिया, कल किसी और का पूछ लेगा तो आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। फिर भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको उनको रिस्क नहीं लेना है। तो इसका 1500 वर्ग किलोमीटर दिल्ली का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए राज्यों का भारत के संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही जो कालक्रम कौन सा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इस कालक्रम के हिसाब से इनको भारतीय संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला है, श्रीलंका भारत से पृथक करती हैं। श्रीलंका, ये भारत और ये है श्रीलंका। यहाँ पे एक खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है, ये है मन्नार खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। एक जल संधि है, कौन सी जल संधि है, पाक स्टेट या पाक जल संधि, वो भारत और श्रीलंका को जोड़ती हैं। पाक जल संधि किस दो देशों के मध्य है, या पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य, ये प्रश्न भी पूछा गया है। और वहाँ भारत और पाकिस्तान ऑप्शन में भी था, भारत श्रीलंका भी था, तो वहाँ भारत श्रीलंका करना है, भारत पाकिस्तान नहीं करना है, क्योंकि पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी में स्थित है और भारत और श्रीलंका के जो दक्षिणी छोर है, भारत का और श्रीलंका के उत्तरी छोर, इनको आपस में जोड़ती हैं पाक स्टेट जल संधि, और मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पूछा है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो मन्नार की खाड़ी पृथक करती है और पाक जल संधि भारत श्रीलंका को जोड़ती हैं। डोरंड लाइन किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखाएं हैं उनको विशेषकर ध्यान देना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं इस बार। भारत और पाकिस्तान नहीं, रेड क्लिप रेखा है।
भारत और चीन मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो है डूरंड रेखा आती है। अगला है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील दूर है? तो प्रादेशिक जल सीमा होती है 12 मील और 1 मील बराबर कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। 1 मील बराबर 1.8 किलोमीटर समुद्री मील का होता है। सामान्य 1 मील के बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। समुद्री मील के तो 1.8 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपकी साइंस का क्वेश्चन है जो मात्राओं के आधार पर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है तो अगरतला। अगरतला कहाँ स्थित है? मिजोरम की राजधानी है अगरतला, जो कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित है। गांधीनगर गुजरात में, ये भी कर्क रेखा पर स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश में है और उज्जैन कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में, ये भी कर्क रेखा पर स्थित मुख्य शहरों में से एक है। क्लियर? अगरतला मिजोरम की राजधानी है। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है अरुणाचल प्रदेश की, उसके आधार पर भारत और चीन की जो मैकमोहन रेखा है वो पूरी की पूरी खींची गई है। तो इसका उत्तर अरुणाचल प्रदेश होगा, न कि जम्मू एंड कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर राज्य का वे हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है तो उसे कहते हैं अक्साई चीन। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। सियाचिन क्या है? सियाचिन एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर है जो कहाँ स्थित है? जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम का अंतर कितना है? ये प्रश्न बार बार आ रहा है तो इसका थोड़ा सा एक छोटा कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये खींचा गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। कहाँ पे? 82.5। और ग्रीनविच टाइम ये है 0 डिग्री देशांतर पर। 0 डिग्री देशांतर पर है कौन सा? ग्रीनविच। और 82.5 डिग्री पर कौन सा है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर को जो पार करने में कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। कितने? 4 मिनट लगते हैं। तो 82.5 डिग्री को जब हम पार करेंगे तो हमारे टोटल 330 मिनट हो गए। 82.5 × 4 करना 330 आएगा। और घंटों में मापा जाए तो 330 मिनट के कितने घंटे हो जाएंगे? 5 घंटे और 30 मिनट हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 60 का भाग देंगे तो जाएगा 5 बार और शेष बचेगा 30 मिनट। तो 30 मिनट अपना 5 घंटे 30 मिनट उत्तर हो जाएगा। 5.5 घंटे जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच समय रेखा से आगे है। अगला है भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में है और भारत का दक्षिणतम बिंदु भी है, ध्यान रखना। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य है? तो ये भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा है। अगला है भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? तो मालदीव से भारत की स्थलीय सीमा जुड़ी हुई नहीं है, बाकी सबसे जुड़ी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से? 7 से जुड़ी हुई है। उनके 2-3 के नाम भी दिए हैं, जैसे रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, और इसी रेड क्लिफ को जम्मू में क्या कहते हैं? LOC भी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC भी कहते हैं मैकमोहन को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों अलग अलग हैं। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाले अक्षांश रेखा है। तो भारत के मध्य से गुजरती हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ अक्षांश जो है भारत के मध्य से गुजरने वाला जो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। चलिए, अगला है भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? हम बार बार कहते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए, हमने कहा है कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहे हैं? दक्षिण अक्षांश नहीं बोलते हैं। तो इसका कारण है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए हम इसको उत्तरी अक्षांश ही कहते हैं। तो गोलार्ध कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। चलिए, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। जो 3 तरफ जल से घिरा हो स्थल है, ये स्थल है, जैसे ये मान लिया स्थल है, ये स्थल है, इसके 3 तरफ जल ही जल है। तो ये हो जाएगा आपका प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसके बाहर जो है चारों तरफ ये भूमि है, लेकिन 3 तरफ इसके क्या है? जल है। तो ये हो जाएगा आपका प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक है, एक और इसी के उल्टा कॉन्सेप्ट बनता है, इसी के ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट बनता है कि जल का वह भाग जो 3 तरफ भूमि से घिरा हो, जल का वह भाग जो 3 तरफ भूमि से घिरा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इसे हम कहते हैं खाड़ी कहते हैं। जल का वह भाग जो 3 तरफ भूमि से घिरा हो उसे कहते हैं खाड़ी, और स्थल का भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप, और जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं,
और भूमि का छोटा सा टुकड़ा जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे हम कहते हैं द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, प्रायद्वीप है और ये आपका खाड़ी है। चलिए अगला है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जो भारत पाक युद्ध हुआ था वहीं हुआ था। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, 7,000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है समुद्र तल से। अगला है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका को अलग करती है। बंगाल की खाड़ी बंगाल और भारत के मध्य है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? ये आपकी गुजरात राज्य में पड़ती है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं लगती है तो कौन सा हो जाएगा? देखिए राज्य और दोनों पूछें तो भूटान से सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश। भूटान देश है, भूटान देश है या राज्य है बताइए, आपको कमेंट करके बताना है। कभी कभी हम क्या भूल जाते हैं। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुर है, उसकी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। बाकी सबकी तीनों की लगती है, भूटान की भी लगती है, असम की लगती है, नागालैंड लगती है। अब आपको ये बताना है कि भूटान क्या है, देश है या राज्य है। सिक्किम क्या है? भूटान और सिक्किम दोनों बता देना। सिक्किम क्या है, भूटान क्या है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पिगमेलियन पॉइंट, लाहीचिंग, पार्सन पॉइंट, ये तीनों नहीं है। ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट नहीं है, इनमें से सभी ये भी नहीं हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? लाहीचिंग, इंदिरा पॉइंट, लाहीचिंग, पिगमेलियन पॉइंट। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है। भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक क्या है? तो प्रश्न यहाँ पे ये पूछना था, वो पूछ लिया। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक क्या है? तो दक्षिणी नोक या मुख्य भूमि का पूछा है। मुख्य भूमि का पूछे तो ध्यान रखना कैप कैमोरीन कहते हैं। कैप कैमोरीन कहते हैं। इंदिरा बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु जो समुद्र में, कैप कैमोरीन का है, कन्याकुमारी के पास है। अगला है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग है जो किस में किया गया? ग्रीक भाषा के अंदर किया गया भारत के लिए। क्लियर? चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। एसएससी जीडी जो आपके हैं जीके का जो प्रश्न था वो लेके आया हूँ। अगले में मैं साइंस भी लाऊंगा आपके लिए। साइंस के जो प्रश्न आ रहे हैं वो लाऊंगा। साइंस के अलावा जो आपके हैं मैथमेटिक्स के हैं, मैथमेटिक्स के जो प्रश्न आ रहे हैं वो भी ला रहा हूँ। मैथ के अलावा जो आपके रीजनिंग है, रीजनिंग के अलावा हिंदी का एक बूस्टर लाने वाला हूँ जिससे आपके सभी प्रश्न क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं।